नेक्स्ट हमारा क्या है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, कैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ स्टील, टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। तो टेंशन एंड कंप्रेशन जोन की जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था, तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम में तीन तरह की प्रॉब्लम्स जो आती हैं। तो फर्स्टली हमने डिस्कस कर ली थी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा क्या था एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइप नंबर 3 की हम बात करते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, डिजाइन प्रोसीजर। तो डिजाइन प्रोसीजर क्या रहेगा डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए, वो हम देखते हैं। ठीक है जी, तो हमारा डिजाइन प्रोसीजर क्या रहेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, फाइंड द डिजाइन टू डिजाइन द डबली रीइंफोर्स्ड बीम। हमारा टॉपिक रहेगा टू डिजाइन द डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है जी, तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम जो है उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे ये बात हमने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है डबली रीइंफोर्स्ड बीम। जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम रहता है उसमें हमारी जो डायमेंशंस गिवन रहती हैं, यानी कि विड्थ ऑफ द बीम गिवन रहेगा हमें, इफेक्टिव डेप्थ गिवन रहेगा, जहाँ हमारे जो ग्रेड रहती हैं, जहाँ स्टील की ग्रेड हो, कंक्रीट की ग्रेड हो, तो वो हमारी सारी की सारी गिवन रहती हैं। ओके, तो और हमारी जो बेंडिंग फैक्टर्ड लोड है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट है, वो हमें गिवन रहता है। ठीक है जी, जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो डिजाइन प्रोसीजर रहेगा, डिजाइन प्रोसीजर वो सेम एज जैसे हमने टाइप 2 की प्रॉब्लम्स को देखा। ठीक है जी, डबली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं एरियाज को, एरियाज हम कैलकुलेट करते हैं जो टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन में। ठीक है जी, AST हमने फाइंड आउट करना सीखा, ASSC फाइंड आउट करना सीखा, बट इसमें अभी हम डिजाइन डबली रीइंफोर्समेंट कैसे करेंगे, बस फर्दर हमने क्या किया वही स्टेप रहेंगे, बट इसमें होगा क्या, चेक फॉर शियर, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, तो वो हमारी जो एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड होंगे वो देखते हैं कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप वाइज अगर प्रोसीजर हम देखें, स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या रहता है, स्टेप वाइज प्रोसीजर टू डिजाइन द डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करते हैं हम MU लिमिटेड को। ठीक है जी, तो कैलकुलेट फाइंड MU लिमिटेड। तो MU लिमिटेड को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था MU लिमिटेड को कैसे कैलकुलेट किया, वही स्टेप हमने दोबारा क्या है, जब हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो डिजाइन में भी ये स्टेप्स आएंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अगर MU लिमिटेड की बात करें तो MU लिमिटेड जो डिपेंड किस पे करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो अगर हमारे पास 0.148 FCK BD स्क्वायर, ये किसके लिए हमारा Fe 250 अगर ग्रेड गिवन है। ठीक है जी, और अगर हमारे पास 0.138 FCK BD स्क्वायर और ये हमारा ग्रेड गिवन है Fe 415। ओके, तो ये हमारा MU लिमिटेड की वैल्यू जो रहेगी हमारी, ये किसके लिए, Fe 415 के लिए, और MU लिमिटेड की वैल्यू क्या है 0.133 FCK BD स्क्वायर, तो ये किसके लिए रहेगी, Fe 500 के लिए, Fe 500। ओके, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हमने ध्यान रखनी है MU लिमिटेड को निकालते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने जब हम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट में जब हम एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं तो उस टाइम भी हमने MU लिमिटेड निकालना होता है। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखना है। FCK यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, B क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, स्मॉल d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम फर्दर स्टेप की ओर बढ़े तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट,
यानी कि mu की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। mu लिमिटेड हमने फाइंड आउट किया, और क्या फाइंड आउट करना होता है इसमें, स्टेप नंबर 2। तो डिजाइन प्रोसीजर हमारा स्टेप वाइज चल रहा है, तो स्टेप वाइज में हमने क्या करेंगे, कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है जी, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे हम इससे। ठीक है जी, तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट यानी कि mu की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। तो mu की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, WL/8। ये रिलेशन हमने याद रखना है। तो यहाँ पे WU क्या है, ये भी बात आती है। ठीक है जी, तो WU क्या है, डिजाइन लोड। ये हमें क्या होगा, या तो सेल्फ वेट गिवन होगा, जब हमने सेल्फ वेट निकालना है। ठीक है जी, सेल्फ वेट गिवन होगा तो उसे हम डेड लोड निकाल सकते हैं। ठीक है, डिजाइन लोड्स निकाल सकते हैं। और ये क्या है हमारा स्मॉल एल क्या है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम। ठीक है जी, तो इफेक्टिव स्पैन भी हमें पता होना चाहिए। तो mu हमारा क्या है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो इस रिलेशन से हम स्टेप नंबर 2 में क्या कर सकते हैं, जो प्रोसीजर रहेगा हमारा डबलिंग रिइंफोर्स बीम को अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो हम स्टेप नंबर 2 इस तरह से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे mu लिमिटेड। इफेक्टिव स्पैन एंड फैक्टर लोड इज नॉट गिवन। अगर हमारे पास ये चीजें नहीं गिवन है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, mu की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, अगर हमारे पास ये वैल्यू नहीं गिवन होती है। ओके, तो स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे mu और mu लिमिटेड को, कंपैरिजन देखेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप वाइज समझ रहे हैं हम। स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, डिजाइन प्रोसीजर हमारा फॉर डबली रिइंफोर्स्ड बीम। mu स्टेप नंबर 3 हम कंपैरिजन करते हैं mu एंड mu लिमिटेड में। तो डबली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करना है तो हमारा mu क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। इफ mu ग्रेटर देन mu लिमिटेड, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारा क्या है, डबली रिइंफोर्स्ड बीम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या होगा हमारा, डिजाइन बीम एज ए डबली रिइंफोर्स्ड बीम। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3। तो इसके बाद हमने अगर क्या निकालना होता है, mu जब हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बैलेंस्ड मूवमेंट निकालते हैं, यानी कि mu2। तो mu2 की भी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो mu2 इक्वल टू क्या रहता है, mu माइनस mu1 या mu लिमिटेड। ठीक है जी, mu लिमिटेड हम क्या कर देंगे, यहाँ से सेपरेट माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, बैलेंस्ड मोमेंट की, बैलेंस्ड मोमेंट। ठीक है जी, यानी कि mu2 की। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 3। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर, जब हमने mu और mu लिमिटेड का कंपैरिजन कर लिया और उसके बाद हमें पता चल गया है ये डबली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए ही डिजाइन करना है, क्योंकि हम डबली रिइंफोर्स्ड के लिए ही प्रोसीजर देख रहे हैं। तो डबली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करने के लिए ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये कंडीशन आती है तो तभी हमारा डबली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन इन्फोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट। तो स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो रहेगा 4th नंबर क्या रहेगा वो देखते हैं। एरिया ऑफ स्टील, AST की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे वही प्रोसीजर रहेंगे जो हमने डिस्कस किए थे इसमें, जब हम एरिया ऑफ स्टील इन रिइंफोर्समेंट देख रहे थे कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी, AST। तो AST
हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। तो कैसे निकालते हैं ये बात हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं। AST अगर हमें निकालना है तो जब डबली रिइंफोर्स बीम डिजाइन कर रहे हैं तो AST इक्वल टू क्या होता है, AST1 प्लस AST2। तो AST1 क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम प्लस में एरिया ऑफ द एडिशनल रिइंफोर्समेंट इन टेंशन जोन। तो AST1 कैसे फाइंड आउट करते हैं ये ध्यान दीजिए। AST1 MU लिमिटेड डिवाइड बाय 0.87 FY D minus 0.42 XU max। तो ये बात ध्यान दीजिए, ओके। और अगर हमने AST2 फाइंड आउट करना है तो AST2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमें MU2 हमने क्या, जो हमारा बैलेंस्ड मोमेंट रहता है तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। MU2 0.87 FY D minus D dash। तो ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, AST1 और AST2 को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये हम इस तरह से AST1 और AST2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो XU max यहाँ पे क्या है, XU max। तो XU max को भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो रिलेशन है हमारे, ये डिपेंड करता है हमारी ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो ग्रेड ऑफ स्टील की बात करें तो 0.53D इसके लिए, 250 के लिए अगर ग्रेड 250 दी हुई है, अगर हम XU max की वैल्यू 0.48 into D इसके लिए FE 415, ये FE 250 के लिए था, और अगर 0.46 into D ये किसके लिए, FE 500। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, XU max की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमें सारी की सारी वैल्यू पता है। MU लिमिटेड क्या है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। FY क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। और XU max क्या है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। और ये हमारी क्या है, MU2 क्या है, लिमिट जो हमारे बैलेंस्ड मोमेंट। ओके, तो इस तरह से हम AST1 और AST2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट अ सुटेबल डायमीटर पर जो हमारे पास अब यहाँ पे AST1 और AST2 जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल जो एरिया है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब टोटल एरिया आ गया तो नंबर ऑफ बार्स भी हमने क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। तो कितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे वो भी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो भी देखिए। तो स्टेप नंबर 4 में ही अगर हम देखें नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेशन कैसे होगी, जब हमने AST की जो वैल्यू है यानी कि एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार्स भी हमें फायदा होना चाहिए। तो सिलेक्ट अ सुटेबल डायमीटर ऑफ बार, फाइंड द नंबर ऑफ बार्स। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट a suitable diameter of bar and find the number of bars। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ बार्स को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ बार्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो AST आया है तो AST डिवाइडेड बाय एरिया, एक एरिया ऑफ 1 बार निकालेंगे। AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार निकालेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ बार्स की। तो नंबर ऑफ बार्स इस तरह हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड करने चाहिए। सबसे यहाँ पे बात आती है एरिया ऑफ 1 बार। तो एरिया ऑफ 1 बार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ 1 बार वो क्या होता है, एक बार का जो एरिया निकालना है तो π/4 into d स्क्वायर। तो d यहाँ पे क्या है, डाया ऑफ बार। ये d क्या है हमारे पास, डाया ऑफ बार। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से नंबर ऑफ बार्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास AST आ गया है तो फर्दर स्टेप की ओर बढ़ते हैं प्रोसीजर में। तो फर्दर स्टेप क्या रहेगा, हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन स्टील का एरिया भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ
compression steel. Okay. Step number 5 जो रहेगा वो क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ compression steel. Compression steel ASC, ठीक है जी, डिनोट करते हैं हम ASC से। तो ASC को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हम प्रोसीजर टाइप 3 की बात कर रहे हैं, तो टाइप 3 प्रॉब्लम जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम में आती है वो क्या होती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्दर जो हमारे स्टेप रहते हैं ये भी हमारे क्या है रिपीट होंगे इस सेक्शन हमारे टाइप नंबर 3 प्रॉब्लम्स में भी। ओके, तो कंप्रेशन स्टील के लिए हम क्या करेंगे, ASC इक्वल टू MU2 क्या है, जो बैलेंस्ड मोमेंट है डिवाइडेड बाय FSC D माइनस D डैश। ओके, FSC क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस, ये हमारा क्या है MU2 क्या है हमारे पास बैलेंस्ड मोमेंट और ये क्या है मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस और ये हमारा क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ये हमारा क्या है इफेक्टिव कवर D डैश, इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन। ओके, तो ये वैल्यूज जो है हमें क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं पहले स्टेप्स में। तो ये इससे हम एरिया ऑफ स्टील जो कंप्रेशन स्टील है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से। अगर हमें FSC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम डायरेक्ट के जो हमारा कोड है अगर हम फाइंड करें फाइंड वैल्यू फाइंड FSC, तो FSC फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या होगा स्ट्रेंथ पे डिपेंड ESC की वैल्यू पे डिपेंड होता है ESC। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है 0.035 into 1 minus D dash by XU max, ठीक है जी। तो ये रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जितनी वैल्यू हमारे पास ESC की आएगी तो ESC के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी वो हमारी FSC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हम कोड से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं इस तरह की वैल्यूज को। ओके, तो सिलेक्ट स्टेबल डायमीटर बार एंड फाइंड नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स हो गए हमारे यहाँ पे, एरिया दोनों AST और ASC दोनों फाइंड आउट हो गया। उसके बाद एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम शियर के लिए चेक करेंगे जो रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड की है, चेक फॉर शियर एंड डिजाइन फॉर शियर रिइंफोर्समेंट। हमें शियर रिइंफोर्समेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वो भी हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम में जो स्टेप फर्दर स्टेप जो रहता है जो एडिशनल स्टेप है इसमें, ठीक है जी, वो क्या रहेगा स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 की बात हो रही है तो क्या होगा चेक फॉर शियर एंड डिजाइन द check for shear and design the shear reinforcement ठीक है जी। तो shear reinforcement हमने क्या करनी है डिजाइन करनी है या नहीं करनी, प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, और shear के लिए भी चेक हम इस करेंगे स्टेप नंबर 6 में जब हमने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड टेंशन। ओके, तो हम कैसे करेंगे फाइंड करेंगे इसमें फाइंड टाउ वी टाउ सी और टाउ सी मैक्स। तो टाउ वी और टाउ सी मैक्स हम तीनों जो फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने ऑलरेडी फाइंड किया था तो उनकी वैल्यूज उसी तरह से हम यहाँ पे भी फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारी टाउ सी मैक्स की वैल्यू हमें क्या कहाँ से मिलती है, ये हम
डायरेक्टली भी कोड से कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 7 है हमारा डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी हम चेक लगाएंगे, फिर यहाँ पे चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है जी। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए हम चेक लगाएंगे एलडी। डेवलपमेंट लेंथ को हम क्या करते हैं, एलडी से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक लगाया था, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जब चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। तो वही यहाँ पे भी हम जो रिलेशन रहेगा एलडी का वो यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। एलडी लेस देन इक्वल टू 1.3 m1 by V shear force moment plus L नोट। तो ये रिलेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए डेवलपमेंट लेंथ को चेक करने के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारा था स्टेप नंबर 7। तो ये हमारे क्या डिजाइन प्रोसीजर है सारा का सारा, जो डिजाइन स्टेप्स हैं, ठीक है जी। तो डायरेक्टली आपको डिजाइन स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ओके। उसके बाद हम चेक फॉर द डेप्थ ऑफ बीम फॉर डिफ्लेक्शन कंसंट्रेशन। तो डिफ्लेक्शन कंसंट्रेशन के लिए भी हम चेक लगाते हैं जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं, चाहे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हो चाहे डबली रीइंफोर्स्ड बीम हो, तो हम डिफ्लेक्शन चेक भी करते हैं। तो स्टेप नंबर 8 की बात करें, स्टेप नंबर 8 में हम क्या देखेंगे, जब डिजाइन कर रहे हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम को, चेक फॉर डेप्थ ऑफ बीम, चेक फॉर डेप्थ ऑफ बीम फ्रॉम डिफ्लेक्शन कंसिडरेशन, ठीक है जी, फ्रॉम डिफ्लेक्शन कंसिडरेशन। ओके, तो यहाँ पे हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करते थे, तो उसमें हमने ओनली जो हमारी डेप्थ ऑफ बीम थी वो डिपेंड करती थी परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील पे। तो यहाँ पे दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील और परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्टील। तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रूल है, 100 into AST डिवाइडेड बाय B into D, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने और क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्टील। तो कंप्रेसिव स्टील फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ASC की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे AST की यूज की है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन यूज करेंगे B into D। तो ये दोनों रिलेशन से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, फाइंड करना है हमने FS की वैल्यू जो है हमारी वो फाइंड आउट करनी होगी। FS जो हमारी डिजाइन स्ट्रेसेस रहती हैं उसके लिए हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 0.58 FY जो AST रिक्वायर्ड, जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में भी हम करते थे इसी ये चीज, 0.58 FY AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय AST प्रोवाइडेड, ठीक है जी। तो दो टर्म्स में हम इनको कर सकते हैं, FS की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की जा सकती है। ओके, तो ये हमारा था चेक फॉर डेप्थ ऑफ बीम। और कैलकुलेशन मॉडिफिकेशन फैक्टर की भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे। मॉडिफिकेशन फैक्टर्स की जो वैल्यू रहती है वो कितनी होती है, L/D जो हमारा कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसी स्टेप में, ठीक है जी। ये हमारी परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील और परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्टील करने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द मॉडिफिकेशन फैक्टर, कैलकुलेट द मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो हमारे KT है, KC है और KF है, KT KC और KF, ये अंदर इनकी वैल्यू जो रहती है वो हमारी क्या रहती है, 1 रहती है, वो हम बता चुके हैं आपको पहले भी, ठीक है जी। अब फाइंड करेंगे L/D मैक्सिमम, फाइंड L/D मैक्सिमम इक्वल टू कितनी होती है हमारी, 20 होती है बीम के केस में, 20 into KT plus into K
C इंटू के एफ। तो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर्स रहते हैं हमारे, ये वन के होते हैं, हम जब लेके चलते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। फाइंड एल बाई डी, हम मैक्सिमम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर ली, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड भी हम फाइंड करेंगे। फाइंड, उसके बाद हम देन फाइंड एल बाई डी प्रोवाइडेड, हमने प्रोवाइड कितना किया है, एल बाई डी समझ रहे हैं आप क्या है, एल क्या है इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम और डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो दोनों को हमने क्या करना है, रेशो करना है, तो उसको इक्वल टू 20 रखना है, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए, अगर मैक्सिमम इतनी है, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर हम एक्चुअल में कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हमें देखनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए मैक्सिमम से, तो हमारा क्या है सही है, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो एल बाई डी जब हमारे पास मैक्सिमम जो आएगी, तो एल बाई डी जो प्रोवाइडेड की है हमने वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, लेस देन एल बाई डी मैक्सिमम। एल बाई डी मैक्स से हमारी जो है कम है, तो हमारा जो चेक है यहाँ पे हम लिखेंगे दिस चेक satisfy the limit state of serviceability, the limit state of सर्विसबिलिटी, ठीक है जी। सर्विसबिलिटी स्टेट्स को ये क्या करेगा, रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। एल बाई डी प्रोवाइडेड लेस देन एल बाई डी मैक्स। ओके, तो ये हमारी क्या है डिजाइन प्रोसीजर हमने देखे। डिजाइन प्रोसीजर क्या रहते हैं जब हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को हम डिजाइन कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिजाइन प्रोसीजर, स्टेप वाइज हम देखेंगे डिजाइन प्रोसीजर को, उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे कैसे हम, ये हमने डिस्कस किया। इसी तरह से न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं।